Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 10 of mathematical statistics. In the last lecture, we introduced probability and we also discussed some of the additive rules of probability. And we also did some examples. Today's agenda is conditional probability. It's a continuation of our topic, which was probability, and in today's lecture we will do some examples and problems for conditional probability. Let's think for a while. Consider there are 2 blue and 3 red marbles in a bag. As shown here, we have 3 red marbles and 2 blue marbles. What are the chances of getting a blue marble? If at random, without looking, I pick up a marble, will it be a blue marble or a red marble? It may be a red or a blue. Getting a blue has a probability of 2 in 5 or a chance in 2 in 5. That means क्योंकि 5 balls हैं total, 2 blue हैं, तो हमारे chances of picking up a blue ball is 2 out of 5 and 3 out of 5 for the red ball. But we are interested in the blue ball. Once we have picked up the red ball, the next up we are left with 2 blue balls and 2 red balls in the bag. Now chances of picking up a blue ball is 2 in 4, and if in the first try we picked up a blue ball and we didn't put it back in the bag, यानी कि पहली दफा हमने क्या किया, बॉल निकाला और उसको वापस बैग में नहीं डाला. जब नहीं डालते तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बनती हैं. एक ऑप्शन वो है जिसमें कि पहले हमने जो पिक की थी बॉल वो रेड थी. उस केस में हमारे पास बाकी बचेंगी 4 बॉल्स, जिसमें से 2 ब्लू थी और क्योंकि 3 रेड थी, एक उसमें से निकाल ली तो 2 रेड बची. अब इसमें से जो चांसेस हैं हमारे कि हम ब्लू बॉल पिक करेंगे ऊपर वाले केस में, वो होंगे 1 in 2/4. यानी कि इस केस में we'll have 2/4 chances. But in the other case, if we had picked up, यानी कि पहली दफा हमने ब्लू बॉल पिक की थी, तो उस केस में हमारे पास जो बाकी बचेंगे 1 ब्लू और 3 रेड. इस केस में हमारी जो चांसेस हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम जब हम रिमेनिंग बॉल में से कोई बॉल पिक करें तो वो ब्लू हो, वो हो जाएगा 1/4. तो इसका मतलब यह है कि जो पहले अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती, हमारे पास मौजूद हो ये इंफॉर्मेशन कि हमने कौन सी बॉल पिक की है फर्स्ट ट्राई में, तो दूसरी ट्राई की चांसेस या प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है. इससे आगे चलते हैं. एग्जांपल क्या थी, मार्बल्स इन अ बैग, 2 ब्लू एंड 3 रेड मार्बल्स इन अ बैग. व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल? तो पहला चांस क्या था, जब सारी की सारी बॉल्स मौजूद थी तो हमारे जो चांसेस थे वो थे ऑफ पिकिंग अप अ ब्लू बॉल, वो थे 2 in 5. बट आफ्टर टेकिंग 1 आउट यू चेंज द चांसेस. जब हमने एक बॉल पिक कर ली तो हमने अपने चांसेस अब तब्दील कर लिए, चेंज कर लिए. सो द नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास पहली दफा रेड मार्बल थी तो बाकी जो रिमेनिंग मार्बल्स हैं उनमें से ब्लू पिक करने के चांसेस हैं 2 out of 4. और अगर पहली दफा ब्लू मार्बल पिक की थी तो रिमेनिंग जो चांसेस हैं फॉर पिकिंग अप अ सेकंड ब्लू मार्बल इज 1 in 4. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम. लेट्स से I flip a fair coin twice. मैं एक कॉइन लेता हूं जिसके चांसेस, फेयर होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जिसके चांसेस हेड आने के या टेल आने के बराबर हैं. यानी कि 1/2 हेड आने के चांसेस हैं और 1/2 ही टेल आने के चांसेस हैं. सो आई से I flip a fair coin twice and we define an event that 2 heads occur. हम एक इवेंट डिफाइन करते हैं जिसमें क्या है, 2 हेड्स अकर करें. सो ये हमारा
जो इवेंट है जो हम देखना चाह रहे हैं वो क्या है, 2 हेड्स आ जाएं। अब टोटल सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग का कॉइन ट्वाइस विल बी एस, विच इज 2 हेड्स, हेड एंड टेल। अगर पहली ट्राई में टेल आ गई, दूसरी ट्राई में हेड आ गई तो टेल एंड हेड, और फोर्थ वन इज कि बोथ फ्लिप्स में टेल ही आता है। तो हमारे सैंपल स्पेस में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं विच आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। ये होगी हमारी टोटल सैंपल स्पेस, और हम जो ढूंढना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं वो है ट्वाइस हेड, दैट इज द इवेंट A. The probability of getting A, that means the event A, क्योंकि हेड हेड जो है सिर्फ एक दफा आया सैंपल स्पेस में और टोटल आउटकम्स या एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस 4 हैं, तो probability of getting A is 1 out of 4. The probability of getting A is 1 out of 4. आप इसको दोबारा देख लें कि ढूंढना हमने क्या था, हेड हेड दोनों ट्राइज में, और टोटल सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स थे, तो एक एलिमेंट हमारे लिए ऑफ इंटरेस्ट था जो हमें चाहिए था, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/4. नाउ सपोज आई टेल यू दैट द आउटकम वाज द सेम फॉर बोथ फ्लिप्स, कि पहली फ्लिप में भी जो आउटकम आई वही दूसरी में आई, मगर मैंने आपको बताया नहीं कौन सी आई, दोनों फ्लिप सेम है। दैट इज आइदर हेड हेड और टेल टेल अकर्ड। मैं 2 दफा टॉस किया, आपको नहीं दिखाया, और मैंने सिर्फ ये कहा कि कॉइन को 2 दफा टॉस किया है और दोनों दफा सेम आउटकम्स आई हैं। दैट मीन्स आइदर आई गॉट अ हेड हेड और अ टेल टेल। तो इवेंट कौन सा बना अब हमारा, B इज इक्वल टू हेड हेड एंड टेल टेल, यानी कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इनमें दोनों में से कोई एक आउटकम आ चुकी है, क्योंकि वो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी। विल दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेंज द प्रोबेबिलिटी? नाउ द क्वेश्चन मार्क इज, क्या ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी वो प्रोबेबिलिटी चेंज करती है? इस पूरी प्रॉब्लम को जरा दोबारा सोचते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि हमने 2 हेड्स में इंटरेस्टेड थे, मैंने 2 दफा कॉइन टॉस करनी है और आपने बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2 दफा हेड आने की। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने कैलकुलेट किया कि 4 आउटकम्स होती हैं सैंपल स्पेस में, उनमें से एक हमारी ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपने मुझे बता दिया इस 1/4। मगर अब मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैंने टॉस किया और आपको बताया कि हाँ, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ हेड हेड, बट मेरे दोनों टॉसेस में सेम फेस अप आया है। फिर आप सोच रहे होंगे कि क्या इनके पास दोनों हेड्स आए हैं या दोनों टेल्स आए हैं। अब आपने इन दोनों में से चांस फाइंड करना है, तो हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये होगी। नाउ हाउ वुड यू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड? एज बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, हाउ विल वी डू द रेस्ट? सिंस वी नो दैट बी हैज अकर्ड, our sample space has been reduced sample space. The reduced sample space is now B, T, T and HH, and thus ये sentence आप गौर से पढ़िएगा, thus B probability A given B has occurred, A given B has occurred is equal to 1 out of 2, क्योंकि B में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और एक हमारा ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनी 1 out of 2 which is equal to half. In general, we write P probability of A given B, that means B के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, is written as P is equal to A vertical line and B. अब हम जब भी लिखेंगे A vertical line B, तो इसका मतलब ये होगा probability of A given B can be calculated as, अब हम एक और तरीके से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। probability of A given B should be what? Number n represents the number of A intersection B, वो elements of A
जो बी में मौजूद हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या देता है, वो कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में मौजूद है तकसीम करना है किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी। ये तो हो गई हमारा प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन। वो क्या थी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होनी चाहिए और हमारी आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट भी पता होनी चाहिए, तो फिर आप जब उनको डिवाइड करते थे तो वो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आती थी। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, उसको भी डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओरिजिनल सैंपल स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज total number of elements in sample space। देन ऊपर भी डिवाइड किया तो नीचे भी डिवाइड करें, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकली हम कर सकते हैं ये, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर। और एन बी जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी थे, उसको भी इससे डिवाइड किया। अब अगर ऊपर वाली टर्म्स को देखा जाए सिर्फ डिवीजन को, तो ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाले को देखा जाए तो ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक एलिमेंट था और सैंपल स्पेस जो थी वो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 4 थे, तो 1/4 आ गया, और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो कि 2 थे और सैंपल स्पेस में 4 थे, तो 2/4। ये कैंसिल करें तो आंसर फिर हमारा वही आता है विच इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो इस पूरी प्रॉब्लम को अगर दोबारा से सोचा जाए तो हमने क्या किया है, हमने प्रोबेबिलिटी पहले ओरिजिनल डिफाइन की, फिर हमने थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी आपको, उससे प्रोबेबिलिटी हमारी चेंज होगी, रादर इस केस में थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विल ऑलवेज हेल्प द चांसेस। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। पहली बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, वो तो है, मगर 0 भी हो सकता है। तो इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी थोड़ी 0 से बड़ी है, 0 नहीं है। डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Probability of A given B is called the conditional probability of A given B has occurred। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। इसको फर्दर देखते हैं। For any 2 events A and B, probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A। ये कोई डिफरेंस नहीं है पुरानी इक्वेशन में और इसमें। पुरानी अगर याद करें आप तो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी वाज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको जब आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, जो कि हमने यहां लिखा हुआ है, और इसी तरह ये भी ट्रू है। उस केस में यह है कि अगर हमें ए गिवन हो और बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो दोनों केसेस में अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमने क्या है, बी गिवन ए हैज अकर्ड, और नीचे वाली में ए गिवन बी हैज अकर्ड। तो इसको यूं पढ़ेंगे
और इसको यूं पढ़ेंगे। ये दो चीजें आपने देख ली। आगे चलते हैं जी, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल टॉस ऑफ डाई will result in less than 4 if no other information is given to be resulted in odd number। पहली बात कि हमारा जो इवेंट है वो है डाइस को हमने रोल करना है और हमारा इवेंट जो है लेस देन 4 है। सो इवेंट ए इज डिफाइंड एज 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 4 है इसलिए हम इसे 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और डाई अभी तक आपको याद हो चुका होगा कि उसके सिर्फ 6 फेसेस होते हैं। सो सैंपल स्पेस वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिंगल टॉस ऑफ डाई will result in 4. Now to find the probability of A, what we need to know, number of elements in A divided by number of elements in S। ये जो पहली वाली डेफिनेशन थी probability की, फर्स्ट वन डेफिनेशन। तो ये हो गए 3 number of elements in A और number of elements in S 6, तो ये बन गई 1/2, 1/2। Now, going further, we are given an extra information which is to be resulted in odd number. That means हमने टॉस किया तो हमारी आउटपुट जो है वो odd number आई। तो odd number क्या हो गए, 1 3 और 5, सॉरी 1 3 एंड 5। अगर ये आउटकम है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, विच वाज इक्वल टू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो थी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी में 3 एलिमेंट्स हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी would be 3 divided by 6, which is 1/2। and probability of A intersection B, A intersection B अगर देखें तो there are only 2 elements in common between A and B। 1 दोनों में मौजूद है, A में भी और B में भी, और 3 भी दोनों में मौजूद है। so 2 एलिमेंट्स है मेरे पास। so probability of A intersection B will be 2 out of 6। यहाँ पे 6 क्यों रखा है, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 हैं, तो विच इज इक्वल टू 1/3। अब ये दोनों वैल्यूज हम अपने फॉर्मूला में डाल देते हैं, वो बनते हैं 1/3 और 1/2, and the answer is 2/3। so probability of A given B, probability of A given B is equal to 2/3। so this extra information that B has occurred and B was an odd number, that changed our probability of A, given information about B was known to us। moreover आप एक और चीज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, in this case as well, जो probability of A थी वो कम थी, 1/2 थी, और probability of A given B is 2/3, which is better than the previous case। so extra information is helping us here। now let's look at this theorem for any event A1 to AK, any events A1, A2 up till AK, we have a probability of A1 intersection A2
इंटरसेक्शन A3 अप टिल इंटरसेक्शन A सब K। ये तो हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर इज इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। सिमिलरली आगे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 intersection A3, and the last term would be probability of AK given A1 intersection A2 intersection A3 up till AK sub A sub K minus 1। मगर अगर ये इवेंट सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AK आएगा। तो लेट्स प्रूव द थ्योरम। लेट्स ट्राई टू गेट अ प्रूफ फॉर दिस थ्योरम। इनिशियली जब आप इसे देखते हैं तो ये काफी गंभीर सा लगता है, काफी मुश्किल सा लगता है, मगर आप अगर इसे स्टेप बाय स्टेप करें तो ये काफी आसान हो जाएगा। इसको कोशिश करते हैं हम मिलके दोनों, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आसान काम हम ये करते हैं कि हमारे पास टोटल जो हमने सॉल्व करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन अप टिल इंटरसेक्शन AK। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए उल्टा लिख लूं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव है, A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। सो अगर मैं इसको यूं लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AK इंटरसेक्शन AK माइनस 1 इंटरसेक्शन AK माइनस 2 इंटरसेक्शन अप टिल लास्ट, yes you're right, it is A1। अब हम एक बड़ा अच्छा काम करते हैं इसके साथ। लेट्स से हम कहते हैं कि AK माइनस 1 से लेके A1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पूरी की पूरी इंटरसेक्शन जो है इसको हम B कह देते हैं। इफ वी कॉल दिस B फॉर अ मिनट, लेट दिस होल थिंग बी इक्वल टू B, then what we are trying to do find is AK intersection B, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। वो क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AK इनटू प्रोबेबिलिटी, सॉरी इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं आसान करने के लिए। हम इसको कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AK गिवन B, और इसको इक्वल टू लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A सब K इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AK गिवन B। अब B की जगह अगर मैं सारा कुछ लिख लूं, वो क्या था? AK माइनस 1 इंटरसेक्शन AK माइनस 2 अप टिल A1, और यहाँ पे ये B प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ AK माइनस 1 इंटरसेक्शन AK माइनस 2 इंटरसेक्शन AK माइनस 3 अप टिल इंटरसेक्शन A1। सो अगर देखा जाए तो ये वाली टर्म जो है ये हमारे पास मौजूद आ गई। यहाँ पे ऊपर फार्मूले में देखें अगर तो ये वाली टर्म मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे A1 से AK तक इंटरसेक्शन लिखी हुई, यहाँ पे AK से A1 तक। और जैसे कि मैंने कहा आपको पहले भी कि अगर C इंटरसेक्शन D हो तो वो बराबर है D इंटरसेक्शन C के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखें। तो हम इनको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये वाली टर्म हमने हासिल कर ली।
अब अगर अगले केस में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको C कह सकते हैं और यही प्रोसीजर जो हमने पहले स्टेप में फॉलो किया वो हम दोबारा फॉलो करते हैं। सो A तो वहीं पे रहेगा और इससे आगे बाकी चलेंगे। तो सिमिलरली इसको करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा PA1 probability of A2 given A1 probability of A3 given A1 intersection A2 so on and so forth, and probability of AK given A1 intersection A2 up till AK minus 1. So hence proved. तो आपने करना क्या था, ये जो फॉर्मूला था, थ्योरम था, इसको प्रूव करना था एक। तो इसको हमने हिस्सा क्या किया, पहले हमने पूरे का पूरा लिख लिया, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ए के पहले लिख लिया और A1 एंड में लिख लिया। फिर पहली टर्म छोड़ने के बाद बाकी तमाम टर्म्स को हमने कहा लेट देम बी इक्वल टू बी। फिर हम प्रॉब्लम क्या बन गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन बी बन गया, जो कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से बड़े इजीली मिल जाता है, वो ये है। और फिर हमने इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के सेकेंड टर्म जो थी वो हमने यहाँ पे लिखी और वो बनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के गिवन बी, और बी क्या था, ए के माइनस 1 इंटरसेक्शन ए के माइनस 2 अप टिल A1। नेक्स्ट जो दूसरी टर्म थी वो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अब हमने यहाँ पे पूरी बी की वैल्यू लिख दी। सो अगर देखें तो ये वाली टर्म एक हमें मिल जाती है जो कि हमारे ओरिजिनल फार्मूला में। अब सेकंड टर्म में भी फिर हम दो हिस्से करेंगे, एक a माइनस 1 वाली टर्म रहने देंगे और बाकी तमाम को कुछ भी कह दें, B1 कह दें, C कह दें, और फिर उसे सॉल्व करें। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यस सोचिए जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के माइनस 2 इंटरसेक्शन ए के माइनस 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल A1। तो उसमें हम ए के माइनस 2 वाली टर्म लादा कर लेंगे और बाकी सबको फिर D कह लेंगे, और इस तरह करते जाएंगे तो हमारे पास सारी टर्म्स जो ओरिजिनल फार्मूला में हैं वो रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। सो हैंस आवर फार्मूला इज प्रूव्ड। आपसे रिक्वेस्ट है आप जरूर इसको कंप्लीट कीजिएगा, एटलीस्ट 5-6 वैल्यूज लेके, यानी कि A1 से A6 तक आप लें और फिर इसको कंप्लीट करें और फिर चेक करें कि आपका ओरिजिनल फार्मूला के साथ ये मैच करता है या नहीं करता। ये प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस प्रॉब्लम में बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी, there is another theorem on conditional probability. The events A1, A2 up till AN are mutually exclusive. Are mutually exclusive. ये लफ्ज शायद ज्यादा दफा अभी तक रिपीट नहीं हुआ, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, वो इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज नल सेट फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। यानी कि ए जो है वो अगर ए आई में कोई एलिमेंट्स हैं तो वो ए जे में मौजूद नहीं है। तो अगर मैं आई नॉट इक्वल टू जे करूं तो उसका मतलब यह है कि अगर A1 में एक एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो A2 में नहीं होंगे, A3 में नहीं होंगे, A4 में नहीं होंगे, अप टिल AN वो किसी में मौजूद नहीं होंगे। इसी तरह A2 के एलिमेंट्स A1 में नहीं होंगे, A3 में नहीं होंगे। A2 का मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वहां पे वो दोनों ज़रा सेम होंगे और कंडीशन में भी नहीं है। तो A2 इंटरसेक्शन A1 विल शैल बी नल सेट, A2 इंटरसेक्शन A3 शुड बी नल सेट अप टिल AN सारे के सारे नल सेट आएंगे। ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नथिंग इन कॉमन। एंड द अदर थिंग इज कि AI को अगर यूनियन किया जाए, ये U जो बड़ा U लिखा हुआ है नीचे I इज इक्वल टू 1 to N लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, यूनियन, यूनियन ऑफ ऑल AIs फ्रॉम 1 to N
is written as this: A1 union A2 union A3 up till AN should add up to make the original sample space. यानी कि अब हमने क्या किया, पूरी sample space के हिस्से कर लिए वो A1 से लेके AN तक है। ये तमाम हिस्से जब हम ऐड करते हैं तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस बन जाती है। फिर उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एक इवेंट डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी बी, और उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर है i इज इक्वल टू 1 to n ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आई, एंड इट इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to n समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई। नेक्स्ट हम इस फार्मूला का प्रूव करते हैं एंड वी विल कम बैक टू दिस फार्मूला अगेन। पहले इसका प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप्स याद रखें। पहली चीज कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा यह है कि वो सारे के सारे ऐड होके सैंपल स्पेस एस बनाते हैं, यानी कि ये पार्टीशंस हैं। ओरिजिनल सैंपल स्पेस के हमने हिस्से कर दिए और उनको नाम दे दिए A1 से AN तक, और फिर एक इवेंट डिफाइन किया विच इज इवेंट B, और हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर फाइंड करना चाहें तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट द प्रूफ। लेट्स से दिस इज माय ओरिजिनल सैंपल स्पेस, दिस इज माय ओरिजिनल सैंपल स्पेस एंड आई डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सेक्शंस। मैंने इसको हिस्से कर दिया और इसमें देखें कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, पहले हिस्से को मैंने A1 कह दिया, दूसरे को A2, A3, A4, A5, फिर कुछ और हिस्से थे और अप टिल AN ये सारे नाम दे दिए। और अब हमने बता दिया कि AI और AJ डिसजॉइंट है, कोई भी ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। A1 और A2 का कोई ओवरलैपिंग रीजन नहीं है, A2 और A3 का कोई ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। सिमिलरली A1 का A5 के साथ कोई ओवरलैपिंग रीजन नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज कि तमाम एज की यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बनती है। इन तमाम एज को अगर मैं यूनियन करूं तो ओरिजिनल सैंपल स्पेस रिक्रिएट हो जाती है। तो वेन डायग्राम से ये काफी चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आगे चलते हैं। अब हम एक डिफाइन करते हैं इवेंट बी, जो कि एक इवेंट है बी, ग्रीन कलर के सर्कल से हमने डिफाइन कर दिया और बी रेड में लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें तो B किसके बराबर है, B का कुछ हिस्सा A2 में मौजूद है, कुछ हिस्सा A5 में है, कुछ हिस्सा AN में है, इसी तरह बाकी सब में भी कुछ कुछ हिस्से हैं। यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका A4 के साथ ओवरलैप कर रहा है और बहुत सा हिस्सा A3 के, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में A3 के साथ मैच कर रहा है। तो हमने कहा कि B जो है, जो इवेंट B है वो बनाया जा सकता है कैसे, A1 इंटरसेक्शन B यूनियन, बेशक ये नल सेट आ जाए तो क्या होगा, नल सेट यूनियन कर रहे हैं हम किसी और के साथ, A2 इंटरसेक्शन B एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल AN इंटरसेक्शन B। तो B इन तमाम जो ओरिजिनल हमारे डिसजॉइंट इवेंट्स थे उन सब का के साथ इंटरसेक्शन करके अगर यूनियन किया जाए तो ओरिजिनल B हमें वापस मिल जाना चाहिए। वो ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है। फिर अगर मैं दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कर दूं इसको, और यहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इस पूरे यूनियन की प्रोबेबिलिटी लिख दूं, तो अब आप देखें कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या हुआ, क्योंकि A1 और A2 आपस में डिसजॉइंट थे, A2 और A3 डिसजॉइंट थे, इसलिए A1 और इंटरसेक्शन ऑफ B भी डिसजॉइंट ही होंगे बाकी के साथ। यानी कि A1 इंटरसेक्शन B1 B शुड बी अ डिसजॉइंट विद A2 इंटरसेक्शन B। वो भी हो गया। तो जब अगर डिसजॉइंट हो तो फिर हम यूनियन को ऐड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनियन को प्लस में कर सकते हैं। ये आपने फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। एक हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of A union B was equal to probability of A plus probability of B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये डिसजॉइंट सेट होते थे तो ये चीज 0 हो जाती थी। इस केस में क्योंकि डिसजॉइंट है, ए इंटरसेक्शन बी मींस यहां पे क्या है, दैट मींस A1 इंटरसेक्शन बी यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी, यानी कि अगर ये C है और ये D है तो वी आर लुकिंग एट प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन D विच शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D। और क्योंकि ये A1 और A2 डिसजॉइंट है इसलिए ये C और D भी डिसजॉइंट ही होंगे, तो ये तीसरी टर्म नहीं आएगी। तो यहां पे हमने क्या किया, इन तमाम यूनियंस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटरसेक्शन B तक हम पहुंच गए। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी इक्वल टू सम ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B, कि यानी कि 1 को या 2 को मैं I से रिप्रेजेंट कर दूं तो इन सब की एडिशन जो है वो ये बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द थ्योरम इज प्रूव्ड। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, सेकंड स्टेप देखें तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो थी C इंटरसेक्शन D जो था वो बराबर था प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन D इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D के बराबर था। ये हमने अभी भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ C गिवन D इज इक्वल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D के बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D। तो एग्जैक्टली हमने यही काम किया, B इंटरसेक्शन AI को लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। लेट्स गो बैक टू द थ्योरम एंड सी डज इट मेक सेंस नाउ। यस, द इवेंट A1 to AN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, एंड यूनियन ऑफ ऑल AIs मेक्स अप द सैंपल स्पेस S, ये भी हमने चेक कर लिया। एंड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ B of any event B is equal to summation I1 to n of probability B intersection AI is equal to summation I to 1 to n, और B intersection AI को हमने कैसे लिखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, which is probability of B given AI into probability of AI। so hence हमने वेन डायग्राम से ये थ्योरम प्रूव कर दिया। by using a Venn diagram we convinced ourselves कि ये थ्योरम ठीक है, ये फॉर्मूला में समझ आता है और हम कन्विंस भी हैं और प्रूव भी हैं। नेक्स्ट अप, फॉर टू इवेंट्स A and B are independent, two events A and B are independent if and only if probability of B given A is equal to probability of B, that means वो A पे डिपेंड नहीं कर रही, और probability of A given B is equal to probability of A। तो अगर डिपेंडेंस ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल देख लें। आज आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर मैं कहूं गिवन बारिश हो रही है, तो बारिश हो या ना हो आप लेक्चर सुन रहे हैं। सो इट डजंट डिपेंड, बारिश होना या लेक्चर सुनना दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सिमिलरली आप और भी चीजें देख सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आर रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट, एक एग्जांपल करते हैं आप। द प्रोबेबिलिटी दैट आर रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स ऑन टाइम, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर इज एट टाइम, एट करेक्ट टाइम इज इक्वल टू 0.83। The probability that it arrives on time, that means जो अराइवल टाइम था ओरिजिनल, उस पे अगर वो अराइव करती है, क्या चांसेस है, 0.82। इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि 100 में से 82 फ्लाइट्स जो हैं इस केस में टाइम पे पहुंचती हैं, जो गिवन टाइम होता है अराइवल का उस पे वहां पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.82 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिपार्ट्स एंड अराइव्स ऑन टाइम, इट डिपार्ट्स यानी कि डिपार्चर भी टाइम पे हुआ और अराइवल भी टाइम पे हुआ, वो है 0.78।
find the probability that a plane arrives on time given that it departed on time. Let's do this example. तो पहली चीज है जी कि हमें गिवन क्या है, probability of D is equal to 0.83 and probability of arrival on time is 0.82 और फिर probability of departure intersection A, D intersection A, that means departed on time and arrived on time is a 0.78. Find the probability that a plane arrives on time, यानी कि पहला पार्ट हम कर रहे हैं arrives on time given that it departed on time. So we want to find the probability of A arrival given it departed on time. This is the question. We know from the formula of conditional probability that probability of A intersection D is equal to probability of A given D into probability of D. Because we are interested in this term only, so what we do is we find probability of A given D is equal to, ये जो टर्म है probability of D, इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो बनेगी probability of A intersection D divided by probability of D. तो probability of A intersection D already हमें given है, which was 0.78, yes, and probability of D departure on time was 0.83. इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.94. 0.94. So if the departure is on time, will the arrival be at time, at the correct time? Yes, the probability of getting that is 0.94. Try to understand this again. If the given the departure was on time, given the departure was on time, will the plane arrive on time? Yes, the probability is 0.94. Let's check the second part, departed on time given that it has arrived on time. Now ये थोड़ा सा उल्टा हो गया. What they want from us is, part B में they want that the probability कि फ्लाइट पहुंच तो गई है अराइवल टाइम पे, डिपार्टेड ऑन टाइम गिवन दैट इट अराइव्ड ऑन टाइम. सो मैंने यहाँ पे अराइवल लिख लिया और निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर इफ द अराइवल वाज ऑन टाइम. तो अब हम गैस करें, क्या करें कि वी आर एट द रिसीविंग एंड, हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, फ्लाइट टाइम पे पहुंच गई है. अब हम पूछना चाह रहे हैं क्या ये फ्लाइट टाइम पे चली थी या नहीं चली थी. तो पायलट थोड़ा सा वो स्पीडिंग भी कर लेते हैं कि देयर आर टाइम्स व्हेन द पायलट कैन ओवर स्पीड स्लाइटली. सो इवन इफ द फ्लाइट arrived on time, we are still interested in knowing, was the flight departed on time, did the flight depart on time. तो उसका क्या होगा बेटा, exactly the same thing, probability of depart intersection A divided by probability of A, और वो बन जाएगा 0.78 और probability of 8 यहाँ पे हमें A की given है which is 0.82. तो वो बनता है 0.95. So probability of departure on time given the arrival was on time. तो ये हमने एक एग्जांपल कर ली जिसमें हमने दोनों केसेस देख ली कि हमें विद इंफॉर्मेशन हमारी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं. नेक्स्ट अप, सपोज दैट वी हैव a fuse box containing 20 fuses. Suppose that we have a fuse box containing 20 fuses of which 5 are defective. 5 fuse उड़े हुए हैं, खराब हैं. If two fuses are selected at random,
अब 20 में से हम कोई 2 फ्यूज निकाल लेते हैं एंड रिमूव देम फ्रॉम द बॉक्स इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसिंग द फर्स्ट। हमने एक फ्यूज निकाला, फिर दूसरा रिमूव किया, 2 रिमूव कर लिए, सक्सेशन विदाउट रिप्लेसिंग, यानी कि वापस नहीं लगाना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ फ्यूजेस आर डिफेक्टिव? लेट्स से द event A is defined as first fuse is defective and event B is defined as the second fuse is also defective। 2 केसेस हो गए। अब हमें निकालना क्या है कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की कि पहला भी डिफेक्टिव हो और दूसरा भी हो। तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी, के दोनों ट्रू हों। ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, और शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप कहेंगे ये हमने क्यों इंडिपेंडेंट क्यों कर लिए? इंडिपेंडेंट इसलिए कर लिए कि पहला फ्यूज जो था उसके चांसेस थे 5 आउट ऑफ 20। फर्स्ट फ्यूज के होने के रॉन्ग होने के चांसेस थे 5 आउट ऑफ 20, और दूसरे के क्योंकि एक फ्यूज निकल चुका है, दूसरे में वापस बचे 4 डिफेक्टिव फ्यूजेस, और टोटल फ्यूज अब रह गए थे मेरे पास 19। तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी होगी 4/19, पहले की 5/20 और दूसरे की 4/19, एंड द आंसर इज 1/19। द चांसेस ऑफ गेटिंग बोथ फ्यूजेस डिफेक्टिव वंस वो हैं 1/19। तो इस प्रॉब्लम में हम इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप एक और चीज देखें तो हमने किया एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो हमने पहले किया था। वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा है 4 आउट ऑफ 19 के एक हमने माइनस कर लिया, जो खराब वाला फ्यूज था वो निकल आया, और टोटल फ्यूज भी कम हो गए विच वॉज 19। नेक्स्ट है, one bag contains 4 white balls, 3 black balls, and a second bag contains 3 white balls and 5 black balls. One ball is drawn from the first bag and placed unseen in the second bag. What is the probability that ball drawn from the second bag will be black? दोबारा से पढ़ते हैं इसको। एक बैग में 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और एक दूसरा बैग है, हमारे पास 2 बैग्स हैं। पहले बैग में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक, और दूसरे बैग में 3 व्हाइट और 5 ब्लैक है। पहले बैग में से हमने एक बॉल निकाली और दूसरे में डाल दी बगैर देखे हुए कि क्या है। तो अब इसका मतलब है दूसरे बैग में एक बॉल ज्यादा होगी। What is the probability that ball drawn from the second bag will be black? So हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं। पहले बैग 1 की कंडीशंस क्या हैं, या इसको बैग ए कह लें हम, चले 1 ही कहते हैं अभी इसे। उसमें हमारे पास 4 वाइट 1 बॉल्स हैं, और सिमिलरली ब्लैक 1 जो है हमारे पास 3 बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स जो है इसमें हैं 7 हैं। बैग 2 को देखें अगर, तो उसमें वाइट 2 जो हैं वो हैं 3 वाइट बॉल्स, और ब्लैक 2 जो हैं, हमने सिर्फ 2 और 1 2 इसलिए लिखा है ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि हम बैग 1 की बात करें या बैग 2 की बात करें। तो इसमें 5 बॉल्स हैं। टोटल इस केस में हमारे पास 8 बॉल्स हो गई। अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
that the ball drawn from the second bag will be black. Second bag will be black. मगर आप उससे पहले क्या किया था आपने बैग 1 से एक बॉल निकाल के बैग 2 में डाली थी. अगर तो आपने बैग 1 से ब्लैक बॉल डाली तो इसका मतलब ये हुआ कि बैग 2 में ब्लैक बॉल्स एक ज्यादा हो गई. पहले 5 थी, अब 6 हो गई. तो इंटरसेक्शन हम B2 करें तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है हमारे पास, वो बनती है हमारे पास B1 की क्या थी प्रोबेबिलिटी के 3 आउट ऑफ 7, 3 ब्लैक थी और 7 टोटल थी. और जब हमने B2 किया तो वो बन गया, क्योंकि 5 ब्लैक बॉल थी बैग 2 में, जब हमने उसमें एक और ब्लैक बॉल डाल दी तो ये 6 बन गई और टोटल भी हमारा 8 थी तो अब वो 9 बन गई. ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कि पहले बैग से भी हमने ब्लैक बॉल निकाली और वो दूसरे में डाल दी और फिर दूसरे बॉल से बैग से दूसरी बॉल निकाली, वो भी ब्लैक निकली, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है. इसी तरह हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कि हमने पहले बैग में से व्हाइट बॉल निकाली थी और दूसरे में से वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन द ब्लैक बॉल, तो वो क्या थी, व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी थी 4/7 और वो व्हाइट वाली हमने निकाल के बैग 2 में डाली थी. तो बैग 2 में टोटल तो होगी अब हमारे पास 9, जिसमें से व्हाइट हो गई 4 और ब्लैक 5 ही रही, तो हम 5/9 कर देंगे इसको. अब टोटल प्रोबेबिलिटी वुड बी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग वुड बी द सम ऑफ द 2 यूनियन प्रोबेबिलिटी. अब यूनियन को हम प्लस में लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ white 1 intersection B2 would be 3/7 into 6/9 plus 4/7 into 5/9. तो डिनोमिनेटर पे आ गया आपका 63, 7 times 9 और एलसीएम भी यही है, तो 18 plus 20 will be 38. So probability of getting a black ball from the second bag provided कि आपने पहले बैग से एक बॉल निकाल के सेकंड बैग में डाली थी. तो ये probability का एक क्लासिकल एग्जांपल है, ये भी आपने देख लिया. नेक्स्ट चलते हैं, एक सर्किट को देखते हैं. An electrical system consists of 4 components as illustrated in the figure. ये फिगर देखें आप जरा राइट हैंड से बॉटम पे कि हमारे पास एक कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है, कंपोनेंट C है और कंपोनेंट D है. इलेक्ट्रिकल सर्किट है. द सिस्टम वर्क्स इफ कंपोनेंट्स A एंड B वर्क एंड आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स C और D वर्क. ये इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अक्सर यूज की जाती है सिस्टम्स को स्टडी करने के कि सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, कितनी देर ये सिस्टम काम करेगा और इसका ब्रेक होने का क्या चांसेस है. तो अगर आप देखें तो आपने इलेक्ट्रिसिटी या मैट्रिक वगैरह में, फिजिक्स में या इवन वैसे भी आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का पता होगा. तो अगर मैं अज्यूम करूं कि यहां से करंट जा रही है तो A अगर काम कर रहा है तो इसमें से गुजरेगी, B अगर काम कर रहा है तो इसमें से भी गुजरेगी, मगर उसे पहुंचना यहाँ पे X पोजीशन पे पहुंचना है, तो वो आइदर C में से गुजर सकती है और D में से या D में से गुजर सकती है. तो यहाँ पे द सिस्टम वर्क्स इफ कंपोनेंट A एंड B वर्क एंड आइदर ऑफ द कंपोनेंट C और D वर्क. A एंड B और C या D काम करते हैं. The reliability probability of working of each component is also shown in the figure. यहाँ पे इनकी probability भी लिखी हुई है कि A के वर्किंग की probability क्या है 0.9, B के वर्किंग की probability कि ये काम कर रहा है, नहीं अभी तक खराब नहीं हुआ, वो 0.9 है, C की 0.8 है और D की भी 0.8 है.
एज्यूमिंग दैट 4 कंपोनेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, चारों के इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, पहला दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ए काम कर रहा है तो उसे नहीं पता बी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इसी तरह उसे नहीं पता सी ऑन है या ऑफ है, ब्रेक है या काम कर रहा है। द एंटायर सिस्टम वर्क्स, सो हमने क्या करना है बेटा, हमने टोटल सिस्टम की वर्किंग देखनी है। टोटल सिस्टम की वर्किंग क्या होगी कि ए शुड वर्क, बी शुड वर्क एंड सी और डी शुड वर्क। दैट मीन्स सी यूनियन डी, कि दोनों में से कोई एक भी काम करे तो ये सिस्टम काम करेगा। तो ये बन गया ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, और इन दोनों में से कोई एक भी काम करे तो ये सिस्टम बनेगा, और हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसको देखें, पहली दूसरी एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी हमें, अज्यूमिंग दैट 4 कंपोनेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। तो दैट मीन्स कि जब हमने इंडिपेंडेंस का एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो क्या था कि अगर ए बी से इंडिपेंडेंट हो, मैंने बारिश और लेक्चर की मिसाल भी दी थी आपको, तो इस लिहाज से यहाँ पे देखें तो इट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी। अब बात यह है कि सी यूनियन डी कैसे निकालेंगे। बाकी तो इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी के लिए मैं थोड़ी सी और वर्किंग करना चाहता हूं आपके लिए। वो क्या थी कि अगर मेरे पास ये सेट थ्योरी में आपने पढ़ा भी होगा कि सी यूनियन अगर डी हो, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो बनता है सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। ये लॉ था सेट्स में जो आप सबने पढ़ा होगा पहले भी। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम इंटरसेक्शन डी प्राइम, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन डी प्राइम। तो पहले दोनों वैसे ही रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस, अब बात यह है कि सी और डी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्राइम, क्योंकि ये हमने पहले ही बता दिया उन्होंने कि तमाम के तमाम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम हमें पता है, वो क्या थी, क्योंकि सी पता है विच इज 0.8, तो सी प्राइम क्या हुआ 0.2। डी पता है, या इसको यूं लिख लें, यहां पे इसको भी हम कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये कैसे आया, ये हमने एक लॉ पढ़ा था विच वॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर सी काम कर रहा है 0.8 प्रोबेबिलिटी के साथ, तो सी फेल हो रहा है, वो 1 माइनस दैट होना चाहिए। तो यहां से आप वो निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम। सो इट विल बी, अगर मैं सब वैल्यूज डालना शुरू कर दूं आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाज 0.9, probability of B was again 0.9, and this probability would be 1 minus 0.2 into 0.2. 0.2 plus 0.8 should be 1, और ये बनता है 0.04। 1 में से माइनस करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो आंसर आता है आपका 0.776। So probability of A intersection B intersection C union D, इसका मतलब क्या था, A भी काम कर रहा हो, B भी काम कर रहा हो, और C या D में से कोई एक काम कर रहा हो, तो ये बनेगा, and this is probability of working of the system, probability of working of the system. So यहाँ तक हो गया।
इससे अगला पार्ट करते हैं. द कंपोनेंट C डज नॉट वर्क गिवन दैट द एंटायर सिस्टम वर्क्स. अब उन्होंने कंडीशन ऐसी लगा दी कि C काम नहीं कर रहा मगर सिस्टम काम कर रहा है. अब अगर C काम ना कर रहा हो तो हम C को काट सकते हैं, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा. सिस्टम को काम करने के लिए A को भी वर्किंग होना चाहिए, B को भी और D को भी, मगर C शुड नॉट बी वर्किंग. ये याद रखिए, C शुड नॉट बी वर्किंग. द कंपोनेंट C डज नॉट वर्क गिवन दैट द एंटायर सिस्टम वर्क. इसकी इक्वेशन अगर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट C is not working but the system is working. The system is working. ये जरा पढ़ने की कोशिश करें कि C जो है वो काम नहीं कर रहा मगर सिस्टम फिर भी चल रहा है. तो गिवन क्या है, सिस्टम इज वर्किंग, और फाइंड क्या करना है, C काम ना कर रहा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B intersection C prime intersection D is the statement. That means कि A काम कर रहा हो, B काम कर रहा हो, C ना काम कर रहा हो और D काम कर रहा हो. ये तो होगी हमारा सिस्टम काम करने की. And it should be equal to probability of C prime given the system is working into probability of the system is वर्किंग. सिस्टम वर्किंग की प्रोबेबिलिटी हमने पार्ट ए में निकाली थी और हमें निकालना क्या था, C पब्लिक वर्किंग. तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं और ये वाली यानी कि इसको हम डिवाइड कर लें दूसरी तरफ, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वो क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्राइम गिवन वर्किंग. आप वर्किंग को डिफाइन भी कर सकते हैं. आप वर्किंग को लेट से E डिफाइन कर दें तो यहां पे फिर E आ जाएगा. आई कैन ऑलवेज राइट लेट से इवेंट E इज वर्किंग. सो देन आई कैन ऑलवेज राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्राइम गिवन E. अगर आपको वो मुश्किल लगे तो ये बेहतर है यूं लिख लिया जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B intersection C prime intersection D divided by probability of E, जो कि हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट की थी. अब आप इसमें सारी वैल्यूज डाल सकते हैं. क्योंकि A, B, C एंड D इंडिपेंडेंट हैं तो ये जवाब क्या आएगा, probability of A, probability of B, probability of C prime and probability of D, probability of सिस्टम वर्किंग E. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी गिवन है 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ D भी गिवन है विच इज 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्राइम दैट मींस C कॉम्प्लीमेंट. ये क्या है, C की गिवन है, C कॉम्प्लीमेंट की गिवन नहीं है. तो फिर हम यहाँ पे क्या रूल यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू 1. उसमें से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी विच इज 1 माइनस 0.8. वो अगर निकालें तो बनता है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 1 माइनस 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाय जो अभी हमने निकाली थी 0.7776 and the answer is 0.1667. So इस केस में हमने क्या फाइंड आउट किया कि that C is not working but the system is still working. C is not working but the system is still working. And today what we have done is we have calculated define the conditional probability number 1, then in the next up introduce the conditional probability, then we also define what are independent events, all the independent events,
proved some of the formulas and did some examples. You are given this assignment today in which आपने वो जो एक बड़ा बड़ा लॉ था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 intersection A2 intersection A3 up till intersection AK is equal to probability of A1 into probability of A2 given A1 into probability of A3 given A1 intersection A2 and so on so forth. उसको आपने completely प्रूव करना है और बाकी भी सारी प्रैक्टिस करनी है. जितने भी हमने लॉज आज प्रूव किए हैं उन सब की आपने आज प्रैक्टिस करनी है. एग्जांपल्स जो किए हमने बुक में, और भी एग्जांपल्स हैं कुछ जो आपको देखनी चाहिए डिटेल में, और एक्सरसाइजेस भी हैं, उसको भी देखें. बाय रेपिटेशन द बेस्ट वे टू लर्न अ सब्जेक्ट इज बाय रेपिटेशन. ऑल्दो इसको कुछ लोग रटा कहते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ें पहले. आप इस तरह करें कि जो बुक में थ्योरी लिखी हुई है लेक्चर सुने, फिर थ्योरी पढ़ें. जब थ्योरी पढ़ लें उसके बाद जो जो एग्जांपल उसमें आ रही है वो साथ साथ करते जाएं. हर टॉपिक के बाद एक दो एग्जांपल्स हैं वो करें, फिर नेक्स्ट थ्योरी पढ़ें, फिर एग्जांपल्स करें. वो एग्जांपल करने से होता क्या है कि जो थ्योरी में आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं उनमें क्लैरिटी आ जाती है, वो क्लियर हो जाती है आपके माइंड में. बाय द टाइम यू रीच द एक्सरसाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. इन द मीन टाइम आपको एक और काम भी करना चाहिए इस कोर्स के साथ, क्योंकि इस कोर्स में आपने देखा हमने बहुत से फार्मूलाज यूज कर रहे हैं, नए नए फार्मूलाज इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उनको यूज भी कर रहे हैं. तो आप साथ साथ एक समरी बनाते जाएं अपने लिए, फार्मूलाज वाइज समरी बनाते जाएं. जो जो हमने प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज अभी तक लिखे हैं, पढ़े हैं, सिर्फ उनका टाइटल, नाम, जो फार्मूले का नाम है वो लिख लिया और साथ उसकी फार्मूला लिख लिया. ये करने से आपको ये होगा कि सारे के सारे फार्मूले आपके सामने होंगे और जब आप प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, तो आप सारे फार्मूलाज देख सकते हैं. और फिर रेपिटेशन से ये होता है कि वो फार्मूलाज आपको खुद भी याद हो जाते हैं और वक्त ज़रूरत रिकॉल भी हो जाते हैं. सो देयर इज नो इजी वे ऑफ लर्निंग अ सब्जेक्ट. ऑनेस्टली ये आप ध्यान में रखें कि पढ़ाई आसान काम नहीं है, आपको मेहनत करनी है. और लेक्चर सुनने के बाद द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज रीड द सेम टॉपिक फ्रॉम द बुक एंड डू द एग्जांपल्स, एंड साथ साथ एक पेज रख लें या एक ज़रा अच्छा कागज़ रख लें, उस पे फार्मूलाज लिखते जाएं और कोशिश करें वो बहुत ज़्यादा पेजेस ना हो, छोटा छोटा करके लिखें और एक ही पेज में, ताकि वो सारे के सारे आपकी नज़र के सामने हो एक टाइम पे. रेफरेंसेस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट बाय वॉलपोल है बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं. और शाम आउटलाइन सीरीज में से भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, डू वर्क हार्ड एंड बी सेफ. अल्लाह हाफिज़.